आज का मेरा नया विषय है कविता सहर्ष स्वीकारा है, जो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। आज हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। व्याख्या से पूर्व संक्षिप्त परिचय मैं कवि गजानन जी के बारे में बताना चाहती हूँ। इनका जन्म हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया विषय कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर आपके समक्ष आई हूँ। ये कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई है और गजानन माधव मुक्तिबोध जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे और इसके कारण से लगातार होने वाले ट्रांसफर स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में किया और उसके बाद राजनाथ डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। अध्यापन के साथ साथ इन्होंने लेखन और पत्रकारिता में भी अपना कार्य किया, अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और 1964 में ये एक महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार और सजग लेखक तथा कवि के रूप में हमारे समक्ष आए। इनके प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कथा साहित्य काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और आलोचना कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति। इनकी भाषा शैली उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उनका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना इनके भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग अपने लेखन में किया है। इसके बाद अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहले कविता की व्याख्या और साथ साथ उस पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। पहला काव्यांश है जिंदगी में जो कुछ है। यह कविता कवि ने अपनी रहस्यमयी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखी है। दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है, साधारण खड़ी बोली में लिखी गई है, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन है, तुम्हारा है। यानी अपने जीवन में हर उपलब्धि, चाहे वो सकारात्मक है या वह नकारात्मक है, उस सब का श्रेय कवि ने अपनी उस रहस्यमयी प्रेमिका को दिया है। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसमें उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तुम्हें अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव अर्थात संपन्नता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी,
ये सब मौलिक हैं, सब नए हैं, और इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ भी घटित होता है, या जागृत अवस्था में है, या मेरी उपलब्धि है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह सब तुम्हारी ही प्रेरणा की देन है, तुम्हारे ही कारण संभव हो सका है। और वह सब मुझे इसलिए प्रिय है कि तुम्हें भी वह सब बहुत प्यारा है, तुम्हें पसंद है। इसमें विशेष है, कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी प्रेमिका को देते हैं। संबोधन शैली में यह कविता लिखी गई है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्य की रचना मुक्तक छंद है, जिसमें गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? कवि को अपने जीवन की हर उपलब्धि और हर स्थिति इसलिए सहर्ष स्वीकार है क्योंकि यह सब उसकी प्रेमिका को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कवि की हर उपलब्धि, चाहे वह अच्छी है या बुरी है, पसंद है। दूसरा प्रश्न है, कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है और क्यों? कवि स्वाभिमान युक्त अपनी गरीबी को, जीवन के गंभीर अनुभवों को, वैचारिक चिंतनों को, व्यक्तित्व की दृढ़ता को और अंतःकरण की भावनाओं को मौलिक मानता है। इसका कारण यह है कि ये सब उसके यथार्थ के प्रतिफल हैं, यानी वर्तमान वास्तविक जीवन के प्रतिफल हैं, और इन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। थर्ड प्रश्न है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है कथन का आशय है कि कवि के पास जो भी उपलब्धियां हैं वह उसे, यानी उसकी प्रेमिका को प्रिय है। इन उपलब्धियों में वह अपनी प्रेमिका का समर्थन महसूस करता है, अनुभव करता है। नेक्स्ट काव्यांश है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने तुम्हारे साथ न जाने, यानी प्रेमिका के साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है, कि कवि अपने भीतर समाये हुए उसके प्रेमिका के स्नेह रूपी जल को जितना भी उस पर उड़ेलता है, न्योछावर करता है, वह फिर उससे कई गुना ज्यादा होकर उसके हृदय में मीठे पानी के स्रोत के रूप में फिर से भर भर आता है, फिर सिमट कर चला आता है और कवि के हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई मीठे पानी का स्रोत अर्थात झरना प्रवाहित हो रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत अर्थात झरने के समान दिखाई देता है, जो कवि के अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर चांद जैसा मुस्कुराता हुआ प्रेमिका का चेहरा। अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण कवि को चांदनी में प्रेम से सराबोर किए रहता है, नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक और बाह्य जगत दोनों
उसी स्नेह से युक्त हैं और उसी स्वरूप से संचालित होते हैं, अर्थात कवि का जीवन उसी प्रेम के सहारे आगे बढ़ता जाता है। इस काव्यांश में विशेष है, कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्ण रूप से आच्छादित है, अर्थात ढका हुआ है, घिरा हुआ है। दिल में क्या झरना है, पंक्ति में प्रश्न अलंकार है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, में विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से वो भर रहा है। मीठे पानी का सोता है, में रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद से समानता के कारण उपमा अलंकार है। मुख तक छंद है, खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है और क्यों? कवि अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से करता है, क्योंकि वह इसमें से जितना प्रेम बाहर उड़ेलता है उतना ही वह फिर से सिमटकर हृदय में समा जाता है या आ जाता है। कवि प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है? कवि प्रिय को अपने जीवन में हर प्रकार से उसके प्रेम से स्वयं को आच्छादित अनुभव करता है। जैसे धरती पर सदैव चांद मुस्कुराता रहता है, कवि के जीवन पर सदैव उसकी प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमग किए रहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने प्रिय की तुलना किससे की है और क्यों? कवि ने अपने प्रिय की तुलना चांद से की है, और वह इसलिए की है जिस प्रकार आकाश में हंसता चांद अपने प्रकाश से और शीतलता से धरती को नहलाता और शीतलता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही कवि को उसके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसका अद्भुत सौंदर्य अपने से आच्छादित किए रहता है। उस प्रेम से कवि को नहलाता रहता है। तीसरा काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, झटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अर्थात कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है, अपने प्रियतमा को भूलना चाहता है, और वह ये भी चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे, और इस दंड को भी वह सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होना चाहिए। वह उस अंधकार में पूरे तरीके से लीन हो जाना चाहता है, डूब जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर पर, हृदय पर पूरी तरह से झेलना चाहता है, और इसका मुख्य कारण है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है, और यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रेम की अधिकता हो गई है, और साथ ही उसे प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है, व्याप्त रहती है, जिसके कारण से उसे इतने अधिक प्रेम से भविष्य में बिछड़ने का भय बना रहता है, जिसके कारण से उसकी आत्मा अब कमजोर हो गई है। यानी वो भयभीत होता है कि यदि कभी मुझे अपनी प्रेमिका से बिछड़ना पड़ा तो मैं कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। उसी कारण से वह प्रेमिका से अलग होना चाहता है, दूर जाना चाहता है, बिछड़ना चाहता है। भविष्य में होने वाली अनहोनी से अब वह डरने लगा है, और
वह ये भी चाहता है कि अलग होने पर वह, यानी इतना प्रेम आज है कि चारों तरफ से हर तरीके से वह उस प्रेम से आच्छादित महसूस करता है। यदि भविष्य में उस प्रेम से अलग होना पड़ा या वो साया उस पर से हट जाए तो वह अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखेगा। और उसी प्रेम के कारण उस प्रेमिका का उसे बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना, आत्मीयता जताना अब बर्दाश्त नहीं होता है। कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसीलिए वह अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। और ऐसे दूर जाना चाहता है कि जैसे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात्रि होती है, वैसा अंधकार अपने दिल दिमाग आत्मा पर व्याप्त करना कवि चाहता है। कविता में विशेष है, कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली में काव्यांश लिखा गया है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की गई है, जिनमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का आभास होता है, पता चलता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, कवि क्या दंड चाहता है और क्यों? कवि अपनी प्रियतमा प्रेमिका को भूलने का दंड चाहता है, क्योंकि उसके अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। उसका अपराध बोध से मन दबता जा रहा है और यह प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है। वह उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता है, इसलिए वह दूर हो जाना चाहता है। कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? कवि अपने जीवन में अमावस्या की रात, किस प्रकार की अमावस्या की रात? जैसे दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात्रि होती है, वैसी रात्रि गहरा अंधकार अपने जीवन मन आत्मा पर छा जाने की कामना कवि करता है। वस्तुतः वह अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है और उसके विस्मरण को शरीर, मुख और हृदय में बसाकर उसी में डूब कर रह जाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि की आत्मा कैसी हो गई है और क्यों? कवि की आत्मा अत्यंत कमजोर हो गई है, क्योंकि वह अपने प्रिय को अत्यधिक स्नेह करता है और उसके भी अत्यधिक स्नेह के कारण पराश्रित होता जा रहा है। यह स्नेह उसके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर देने वाला है, पीड़ा पहुंचाने वाला है, क्योंकि उसे भविष्य में अनहोनी का खतरा लगा रहता है। उसी के कारण से वह पीड़ित होता है और दुख से झटपटाता किसी अनहोनी की कल्पना मात्र से ही उसका मन भय के कारण कांप उठता है, भयभीत हो जाता है। नेक्स्ट काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका के स्नेह से दूर हो जाना चाहता हूं। वह उसी प्रेमिका से दंड की याचना भी करता है और वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं, सुरंगों में खो जाए, ऐसी जगहों पर जहां वह स्वयं के अस्तित्व का भी अनुभव ना कर सके, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए, गुम हो जाए।
उसके न होने से, यानी प्रेमिका के न होने से जो जगह बनी हो, वह ऐसी जगह जाना चाहता है। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सबसे प्रिय प्रेमिका का ही सहारा है, क्योंकि उसकी यादें वहां उसके मन में, बुद्धि में विद्यमान है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा होता हुआ लगता है, वह सब उसी के कारण है, प्रेमिका के कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति के सभी संभावनाएं उसकी प्रेमिका के कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उसी प्रेमिका से संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता के कारण उस प्रेमिका को ही माना है और इसीलिए उन सबको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि प्रेमिका ने, उनकी प्रियतमा ने उन सबको सदैव अपना माना है और पसंद किया है। ये कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इन पंक्तियों में विशेष है, कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है। पाताली, अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है पर आधारित पहला प्रश्न है, कवि दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेले रहना सीखना चाहता है। वह गुमनामी के अंधेरों में डूब जाना चाहता है, खोना चाहता है। प्रिया के अत्यधिक स्नेह के कारण कवि भीतर से कमजोर होता जा रहा है। कवि स्वयं को अपनी प्रियतमा का दोषी मानने लगा है, अतः वह दंड पाना चाहता है, अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। प्रियतमा के बारे में कवि क्या अनुभव करता है? कवि को अपनी प्रियतमा के बारे में यह अनुभव है कि उसके जीवन की हर गतिविधि पर उसी का प्रभाव है। उसके जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है, उन सब पर उसकी प्रियतमा की दृश्य छाया विद्यमान रहती है। अंतिम प्रश्न है, कवि को जीवन की हर दशा सहर्ष क्यों स्वीकार है? कवि ने अपने जीवन के सुख दुख, सफलताएं असफलताएं, उन्नति अवनति, खुशी दुख सबको सहर्ष स्वीकार किया है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, खुशी खुशी अपनाया है, क्योंकि ये सब उसकी प्रिया को, प्रेमिका को, प्रियतमा को अच्छे लगते हैं और उन्हें अस्वीकार करना कवि के लिए असंभव है। इसके बाद आते हैं काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण के प्रयोग से कवि क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण का प्रयोग किया है क्योंकि गर्बीली से तात्पर्य स्वाभिमान से होता है, गर्व से होता है। वह गरीबी को महिमा मंडित मानते हैं, उसे और अधिक उसकी महिमा का वर्णन करना चाहते हैं। उसे अपनी गरीबी पसंद है, उस पर गर्व करता है, साथ ही उसकी प्रिया को भी उसकी गरीबी, विचार वैभव प्रिय है। भीतर की सरिता क्या है, मौलिक है कि दोहराव से कथन में क्या विशेषता आ गई है। भीतर की सरिता का अर्थ है कवि के हृदय की असंख्य कोमल भावनाएं। कवि के मन में प्रिया के प्रति अनेक भावनाएं उमड़ती रहती हैं। मौलिक हैं के दोहराव से कवि की अनुभूतियों की गहनता व्यक्त होती है। और अंतिम प्रश्न है, काव्यांश की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। भीतर की सरिता में लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है।
और भावानुकूल तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। सेकंड काव्यांश है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, अलंकार सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तथा भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाव सौंदर्य, पहले भावार्थ स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि के भावना प्रधान व्यक्तित्व का आभास होता है, पता चलता है, वर्णन किया गया है। वह अपने हृदय को मीठे जल के स्रोत के समान मानता है, जिसमें प्रेम जल कभी समाप्त नहीं होता। जितना वह उड़ेलता है, निकालता है, न्यौछावर करता है, वह फिर से सिमटकर उससे कहीं अधिक भर जाता है। वह अपनी प्रियतमा से असीम स्नेह करता है और वह जितना प्रेम व्यक्त करता है उतना ही वह और अधिक बढ़ जाता है। वह अपनी प्रेमिका की तुलना चांद से भी करता है। दूसरा है अलंकार सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता चांद जो रात भर धरती पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। त्यों तुम्हारा ही चेहरा में अनुप्रास अलंकार है। भाषागत विशेषताएं, सरल सहज भावों के अनुकूल साहित्यिक खड़ी बोली में भावों की अभिव्यक्ति की गई है। काव्य की रचना मुक्त छंद है। भाषा में चित्रात्मकता और गुण चित्रात्मकता विद्यमान है। थर्ड काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, अमावस्या के लिए प्रयुक्त विशेषणों से काव्य के अर्थ में क्या विशेषता आई है? कवि ने अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार विशेषण का प्रयोग किया है, जिसके कारण कवि का अपराध बोध व्यक्त होता है। वह दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में स्वयं को डुबो देना चाहता है, विलीन कर देना चाहता है, ताकि प्रियतमा से अलग रह सके, उसके प्रेम से स्नेह से दूर जा सके। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, इस सामान्य कथन को व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है? कवि ने इस सामान्य से कथन को कहने के लिए स्वयं को दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में लीन करने की बात कही है। उसने स्वयं को भूलने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया है। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की है। तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अमावस्या और अंधकार निराशा के प्रतीक हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। अंधकार अमावस्या में अनुप्रास अलंकार है। आज का नेक्स्ट और अंतिम काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। पर आधारित पहला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि अपनी प्रियतमा के स्नेह से आच्छादित है, घिरा हुआ है, और वह यह भी मानता है कि पाताल के गहन अंधकार के एकांतवास की अवधि में वहां भी उसे अपनी प्रिया के स्नेह का ही सहारा है, वही मिलेगा।
वही संबल प्रदान करेगा। वहां भी उसकी यादें कवि के साथ होंगी, जिनके सहारे वह जीवन व्यतीत करेगा। इनसे उसके प्रेम की गहराइयों का पता चलता है। काव्यांश में प्रयुक्त किन्हीं दो प्रतीकों का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में शांत तथा एकांत स्थान के प्रतीक रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। धुएं के बादलों में घोर गहन अंधेरे स्थान के प्रतीक के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है तथा इन स्थानों में भी वह अपनी प्रिया की यादों के सहारे ही समय व्यतीत कर पाएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, काव्यांश के भाषा वैशिष्ट्य पर टिप्पणी कीजिए। कवि ने प्रस्तुत काव्यांश संबोधन शैली में लिखा है। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। पाताली अंधेरी गुहाओं, विवरों आदि शब्दों में अपराध बोध व्यक्त होता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति विद्यमान है और विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर और अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी मैं।